नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम जीन पियाजे का दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो बहुत ही दमदार टॉपिक है। सीटेट 2022 के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जीन पियाजे, अगला होगा वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। इससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आता है और आज हम इसको एक बेहतरीन ढंग से हम इसका कंटेंट लेकर के आए हैं। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम पियाजे के जितने भी वर्ड है, जो कीवर्ड, जो उसका वर्ड समझिए, ऐसा वर्ड जिसको पढ़ने के बाद आप पियाजे की थ्योरी को आसानी से समझ सकते हैं। तो वो वीडियो पर जो जितने भी शब्द है उस पर हम डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में हम जीन पियाजे के जो प्रमुख अवस्था है 4, उसके अवस्था के बारे में हम आज बात करेंगे। जो जिस अवस्था से कैसा क्वेश्चन आता है उस पर हम बात करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आता है और कौन सा पॉइंट के अनुसार क्वेश्चन आता है, उन सब पर बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे के अवस्था से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे के अवस्था को। जानने से पहले सबसे पहले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक चरण उसका कुछ विशेषता है, जान लीजिए। जीन पियाजे की जितनी भी अवस्था है सभी क्या है, चरण स्थिर है। क्या है, सभी चरण स्थिर है, ना ही उसकी अदला बदली नहीं की जा सकती है। समझ गए, यानी कि एक दूसरे चरण की अदला बदली नहीं हो सकती। सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। हर एक अवस्था में एक नए अपना अनुसार गुण विकास होते जाता है और उसके अनुसार आगे बढ़ता है। ठीक है, सभी चरण का क्रम स्थिर है जिसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब संज्ञानात्मक विकास के अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बालक के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के ऊपर यानी बौद्धिक विकास या फिर मानसिक विकास के ऊपर बात किए हैं। बच्चों के विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से मानसिक विकास होता है या फिर संज्ञानात्मक विकास, उस पर बताए हैं। तो चलिए एक एक करके हम अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका अवस्था है ये जन्म से 2 वर्ष तक है। इसका आयु काल है कितना है, जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिखे हैं और इसी से क्वेश्चन आता है, पूछ देगा आपको। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा किस अवस्था में सीखता है। पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा किस अवस्था में सीखता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में सीखता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष के बीच में, यानी संवेदी पेशी ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। दूसरा है अनुकरण के द्वारा सीखता है। इस लास्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, इसमें जब 2 वर्ष के अंत में होता है बच्चा अनुकरण करना स्टार्ट करते रहता है। अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है, शुरुआत कर देता है, कुछ शब्द भी बोलना, लास्ट में कुछ शब्द बोलना, वाक्य बोलना भी सीख जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व ऐसा समझिए, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं वस्तु अस्थायित्व पर। वस्तु अस्थायित्व वो होता है जिसमें किसी वस्तु कोई वस्तु अगर हमारे सामने में नहीं है फिर भी उसके बारे में हम अपने दिमाग में परछाई बनाते हैं या फिर उसका अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, तो वस्तु अस्थायित्व वही होता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को खिलौना दे देते हैं, रुपया दे देते हैं। जब बच्चा छोटा था, 5-6 महीना साल भर का था, यानी 10-11 महीना का था, उसको हम रुपया दे करके, खिलौना दे करके छीन लेते थे और बोलते थे कि कौवा ले गया, तो बच्चा विश्वास कर लेता था कि वो चीज़ अब नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, ख़त्म हो गया। लेकिन जब वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चा को लास्ट स्टेज में 18 से 24 माह में, यानी 2 वर्ष के अंत तक, तो वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अब उसके पास से खिलौना या फिर आप कुछ भी पैसा लेकर के फेंकिए और बोलिए कि ये चीज़ें नहीं है, तो वो इस पर विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा कहीं ना कहीं है इस चीज़, इसके लिए, क्योंकि उसको लगता है इस चीज़ का अब सामने में नहीं है, फिर भी वो चीज़ें हैं, लेकिन उसका क्या है, अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है, तो ये वस्तु अस्थायित्व होता है। वस्तु भले ही सामने में ना हो फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, वैसा व्यवहार जिसको हमें सीखनी नहीं पड़ती, हमें जन्मजात होती है, ऐसा व्यवहार ज़्यादा करते हैं। हंसना, रोना, ठीक है, बलबलाना, ये सब जन्मजात होता है। ठीक है, प्रतिवर्त क्रिया यानी दोहराने की क्रिया, चूसना सबसे ज़्यादा प्रबल होता है इस अवस्था में, प्रतिवर्त क्रिया। मानसिक निरूपण यानी कि दिमाग में इमेज बनाना स्टार्ट कर देता है किसी भी चीज़ के बारे में। चम्मच है तो इससे मतलब क्या खाना, मतलब पानी पिया जाता है या फिर जो भी बच्चा चाय पीता है चम्मच से, वो परछाई अपने दिमाग में बनाने लगता है, वो मानसिक निरूपण है। ठीक है, इस अवस्था का 6 उप अवस्था है। समझिए कौन सा उप अवस्था है।
तो पहला है प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 1 माह, इसमें बच्चा चूसता है, चूसने की क्रिया करता है ज़्यादा, ठीक है। और 2 में है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अब इसमें चूसना जो है प्रबल हो जाएगा, क्या है, प्रबल हो जाएगा और बार बार करेगा, ठीक है। इसका उम्र जो है 1 माह से 4 माह है, ठीक है। तीसरा है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 4 माह से 8 माह है। इसमें ऐसी क्रिया जो करता है, ऐसी क्रिया बालक करता है इसमें उसको रुचि होता है, ठीक है, ज़्यादा रुचि लगता है, ठीक है। अपने आसपास की वस्तुओं को छूने की कोशिश करता है इस अवस्था में, ठीक है। अगला है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, 8 से 12 माह है, ठीक है। इसमें क्या करता है बालक, नकल करना स्टार्ट कर देता है, किसी भी चीज़ को देख करके सीखना या करना। अगर आप हंसते हैं तो वो भी हंसेगा, आप रोते हैं तो वो भी रोएगा, और आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस अवस्था में भी बच्चा भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, ठीक है, भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप हाथ चलाते हैं तो वो भी हाथ चलेगा, यानी कि नकल करना स्टार्ट कर देता है। 5वां है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 12 से 18 माह। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसमें बालक क्या करता है, अपने आसपास की वस्तुओं को प्रयास एवं त्रुटि विधि से यानी तोड़ करके फोड़ करके जो है सीखेगा, ठीक है, इसी अवस्था में, ठीक है। अब है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, 18 से 24 माह। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है बालक में आ जाता है, ठीक है, इसी अवस्था में। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इसमें देख लीजिए अहंकेंद्रितता का गुण यानी स्वार्थीपन का गुण जो है बालक में आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, स्वार्थीपन का गुण आ जाता है, यानी बच्चा जो है अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए प्रतीकात्मक विचार। इसमें क्या था, बच्चा जो है सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहता है, किसी को ज़्यादा चीज़ वो देगा नहीं, ठीक है। जो खिलौना रहेगा वो चाहेगा सब हमारा है, ठीक है, अपना अधिकार जमाता है, ठीक है, तो यही स्वार्थीपन होता है, ठीक है। अहंकेंद्रितता का गुण होता है। और जब इसके बाद वाली अवस्था में जो है सामाजिकृत जो है उसका जो है सामाजिकृत का गुण आ जाता है, तो वो आगे बताएंगे। और प्रतीकात्मक विचार का इसमें आ जाता है, प्रतीकात्मक विचार यानी कि किसी भी चीज़ के प्रतीक को देख करके वो चीज़ बता देता है। जैसे अगर कुकर देखा तो उसमें बता देगा चावल बनता है, चावल पकता है। लोहिया देखा तो सब्जी बनता है। जो चीज़ अगर प्रतीक को देख करके वो बता दे, किसी भी चीज़ को देख करके वो प्रतीकात्मक विचार यानी उसके बारे में बताता है। अब है अविलोम्यता यानी कि अनुत्क्रमणशीलता, यानी बच्चा मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाता है। जैसे 2 + 2 बोले 4, अब फिर 4 को बोलिए कि कैसे कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोनों जगह पर, तो वो बच्चा नहीं बता पाता है। 3 + 1 या फिर 2 + 2 ये नहीं बता पाता है, ठीक है। यही होता है अनुत्क्रमणशीलता, यानी वापस नहीं आ पाता है मूल बिंदु से, ठीक है। या फिर पी को आप क्या करते बी बना दिए तो ये नहीं बता पाता है कि पी कहाँ गया, ठीक है। यही है अनुत्क्रमणशीलता। अनुत्क्रमणशीलता का गुण किस अवस्था में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कंठ इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। अगला है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि किसी भी आकृति को जो है वो अगर उसमें आकृति में बदलाव कर दिया जाए, रंग रूप में परिवर्तन कर दिया जाए तो वो उस बदलाव को नहीं पहचान पाता है, ठीक है। जैसे अगर ये है और इसमें हम बदलाव कर दिए, पहली आकृति उसको ढूंढने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं ढूंढ पाता है, ठीक है। यही है संरक्षण का अभाव, ठीक है। या फिर 2 गिलास में आप जल रखें, सेम समान जल रखें, फिर बोले कि इस दोनों में से कौन बड़ा किस में ज़्यादा है, तो अभी बता देगा कि दोनों में क्या है, एक समान है। लेकिन फिर भी बोलिएगा, फिर अगर आप बोलिएगा कि इसी को जो है आप क्या कर दें, लंबाई थोड़ा बड़ा कर दें और चौड़ाई घटा दें, अब बोलिएगा वही जल रहेगा सेम, तो अब बोलेगा किस में ज़्यादा है, तो बोलेगा इसमें ज़्यादा। यही है क्या, संरक्षण का अभाव। आकृति में परिवर्तन कर दिए तो वो उस चीज़ को नहीं पहचान पाता, लेकिन संरक्षण का गुण जब आता है अगली अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो अब वो बता देगा कि दोनों में क्या है, जल समान है लेकिन आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब है केंद्रीकरण का गुण, यानी केंद्रीकरण में क्या होता है, बालक जो है सामने या फिर जो उसके संपर्क में जो भी वस्तुएं रहता है उसको ही ध्यान में रखता है, यानी ठीक है, और जो बाकी चीज़ें हैं उस पर ध्यान वो नहीं रखता है। या फिर किसी भी चीज़ के बारे में वो एक ही तरीक़ा से सोच पाता है, उसके अलग नहीं सोच पाता है, ठीक है। यही होता है केंद्रीकरण। अब वह दूसरे के विचारों को या दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। ये ईगो सेंट्रलिज्म का गुण जो है किस अवस्था में होता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। दूसरे के विचारों को वो नहीं समझ पाता है। भाषा विकास का प्रारंभ होना, भाषा विकास इस अवस्था में जो है प्रारंभ होना, भाषा जो है उसका शुरुआत हो गया रहता है पिछले अवस्था में, भाषा का जो पूर्ण विकास होता है इसी अवस्था में आके होता है, ठीक है। इसलिए भाषा के लिए संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन होता है, ठीक है। अगला है जीववाद की प्रक्रिया। जीववाद जो होता है दोस्तों, निर्जीव को भी सजीव समझता है, यानी गुड्डा गुड़िया को खाना खिलाना, उसके साथ खेलना, यानी उसको सजीव समझना, निर्जीव को भी सजीव समझना जीववाद होता है। गिनती तथा वर्णमाला का जो है तथा क्रम का जो है विकास हो जाता है बच्चों में, ठीक है।
अगला है इसका जो है 2 उप प्रक्रिया है। पहला है पूर्व या प्राक संप्रत्यात्मक 2 से 4 वर्ष, और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था, इसमें 4 से 7 वर्ष है। याद रखेगा, 2 उप अवस्था है, पूछ सकता है एग्जाम में। अब अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसको अगर दूसरा नाम अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी है। क्या है? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है एक तो स्कूल जाना प्रारंभ करता है और ऊपर से स्कूल के साथ साथ अपने स्कूल के बाहर भी जो है क्या करता है, ज़्यादा समय बिताता है, खेलता है, कूदता है, सीखता है, इसीलिए इसको अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला गया है। ठीक है, अनौपचारिक में जो बच्चा जो है अलग तरीका, स्कूल में हम औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन स्कूल से बाहर जो प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा होता है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता देख ली, इसमें उत्क्रमणशीलता का गुण आ जाता है, यानी मूल बिंदु से वो वापस आ जाएगा, संरक्षण का गुण आ जाएगा। अब वो आकृति में परिवर्तन कर दीजिए, चाहे जो भी कर दीजिए वो बता देगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण यानी किसी भी चीज़ के बारे में अलग अलग तरीक़ा से वो बता देगा। क्रम यानी आरोही अवरोही क्रम का विकास हो जाता है। गणितीय संक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग का जो है ज्ञान अब उसको आ जाता है। ठीक है, इसे बाल्यावस्था भी कहा जाता है। वर्गीकरण का गुण जो है आ जाता है, यानी कि आप छोटा डब्बा दीजिए, बड़ा डब्बा दीजिए, मध्यम डब्बा दीजिए और 10 डब्बा दीजिए लगाने के लिए ढक्कन, तो वो लगा देगा, उन्हें उसका वर्गीकरण वो कर देगा। या फिर आप जिस भी जानवर रखे, एक तरफ पक्षी रखे, एक तरफ आदमी रखे, तो वर्गीकरण करने के लिए बोले सभी में देने के लिए, तो वो अलग अलग बांट देगा। ठीक है, तार्किक चिंतन जो है अब प्रारंभ हो जाता है, यानी तर्क करना वो स्टार्ट कर देता है। इसलिए तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अब है मूर्त या प्रत्यय रूप से सीखना, यानी कि जो चीज़ उसके सामने में रहता है उससे वो ज़्यादा सीखता है। ठीक है, वही होता है मूर्त रूप से सीखना। सामाजिकरण की शुरुआत इस अवस्था में हो जाता है। बच्चा अब जो है दूसरे के बातों को भी क्या करता है, समझना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी अवस्था में समाजीकृत जो है भाषा होता है। ठीक है, अब है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। इसका जो विशेषता है मेन, अमूर्त चिंतन करता है बालक। अब बालक में ऐसा ज्ञान आ जाता है जो अपने आप निर्णय ले सकता है। ठीक है, भाषा में संप्रेषणशीलता, यानी भाषा का किस तरह से प्रयोग करना है, कहाँ कैसा प्रयोग करना है, ये सीख जाता है। तार्किक चिंतन अब जो है विस्तृत हो जाता है। अब बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे ढंग से बता सकता है। अपसारित चिंतन यानी कि अलग अलग तरीक़ा से बता सकता है। सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो अपसारित चिंतन के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, परिकल्पनात्मक अवस्था इसको बोला जाता है, यानी इस अवस्था में बच्चा जो है कि आगे के भविष्य के बारे में, ये करेंगे, वो करेंगे, ये मतलब ये बनेंगे, IAS बनेंगे, ये बनेंगे, ये सारी चीज़ परिकल्पनात्मक अवस्था है। ठीक है, इसे किशोरावस्था भी कहा गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? तो किशोरावस्था भी कहा गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, आज पियाजे के बारे में हम अच्छे से पढ़ लिए। पिछले वीडियो में हम जो है अनुकूलन, यानी कि अनुकूलन की क्षमता जो जन्मजात होती है बच्चों में, पियाजे ने बोले हैं, उसका 2 उप प्रक्रिया है, आत्मसातकरण और समायोजन, हम बता दिए हैं। आत्मसातकरण और जो है समायोजन। आत्मसातकरण में क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में ज्यों का त्यों प्रयोग करता है, या फिर उसमें शामिल करता है या जोड़ता है। ठीक है, और समायोजन में क्या होता है, अपने पूर्व ज्ञान जब विफल हो जाता है तो उस अपने स्कीमा में क्या करता है कि बदलाव करता है। ठीक है, क्या करता है? बदलाव करता है। जब परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो समायोजन होता है। और जब बदलाव नहीं करता है, यानी शामिल करता है या फिर जोड़ता है या फिर ज्यों का त्यों प्रयोग करता है, तो वो आत्मसातकरण होता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप इसको समझे होंगे पियाजे को। अब इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।